नाजरीन ग्रामी, ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर पेशेवर मुजरिम कम पढ़े लिखे या अनपढ़ होते हैं, लेकिन आज हम आपको अमेरिका के एक ऐसे मुजरिम के बारे में बताएंगे कि जिसने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करके डिग्री हासिल की और शायद उसने लॉ की पढ़ाई भी इसीलिए की कि अगर कभी पकड़ा जाए तो अपना केस खुद लड़ सके। बहुत ही ज़हीन और ख़ूबसूरत, इतना कि अगर दुनिया के सारे सीरियल किलर्स को एक लाइन में लगाया जाए तो बिलाशुबा सबसे खूबसूरत यही होगा। अपनी खूबसूरती का उसने फ़ायदा भी खूब उठाया। अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत इसने अमेरिका में 100 से भी ज़्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया और पुलिस को उसकी खबर तक ना हुई। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बदनाम ज़माना मशहूर सीरियल किलर टेड बंडी की, जिसने 1970 से 1980 के दौरान कई बेगुनाह लड़कियों को मौत के घाट उतारा। और गिरफ्तारी के बाद जब इसने अपने राज खोलना शुरू किए तो सुनने वालों की रूह तक कांप उठी। नाजरीन, टेड बंडी की कहानी बचपन से ही काफ़ी अजीब थी। जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ गैर शादीशुदा थी। इसके पैदा होने के बाद इसकी माँ ने एक आदमी से शादी की जिसका सरनेम बंडी था। टेड कुछ दिन उसके साथ रहा, लेकिन उससे ज़्यादा घुल मिल ना सका। हालांकि बाप दिल से चाहता था कि वो इसके करीब आए, लेकिन ऐसा ना हो सका। और फिर वक्त गुजरने के बाद वो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए वाशिंगटन चला गया और वहीं रहा। टेड बंडी ने अपना पहला जुर्म उस वक्त किया जब वो साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने के बाद लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था, और इसी दौरान इसकी मुलाकात कॉलेज पढ़ने वाली एक खूबसूरत और काबिल लड़की कैरन स्पार्क्स से हुई, जो एक डांसर भी थी और महज 18 साल की थी। और टेड की उम्र उस वक्त 27 साल थी। कहा जाता है कि टेड को इससे इश्क हो चुका था, मगर कहने से घबराता था। 4 जनवरी 1974 की एक रात को टेड बंडी चुपके से इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट में घुसा और पीछे से उसके सर पर लोहे के रोड से हमला कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। टेड को लगा कि वो मर चुकी है। इसके बाद टेड ने इसके साथ ज्यादती की और इसके जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स को लोहे के रोड से जख्मी भी किया और वहां से भाग निकला। लेकिन कैरन जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद कैरन को हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां कैरन अगले 10 दिनों तक कोमा में रही और ठीक होने के बाद भी उसके जिस्म के कुछ हिस्सों ने सही से काम करना बंद कर दिया था और उसकी पूरी जिंदगी फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल ट्रॉमा में गुजरी। कैरन के जिंदा बच जाने की खबर जब टेड बंडी को मिली तो इसे अपने पहले शिकार के बच जाने की वजह से बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आप से वादा किया कि अगली बार वो काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। इस बार इसने एक ही महीने के अंदर एक और लड़की को अपना शिकार बनाया। 21 साल की लिंडा एक कॉलेज स्टूडेंट सिंगर और साथ ही एक मकामी रेडियो में मॉर्निंग शो भी किया करती थी। 1 फरवरी 1974 की सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब लिंडे हेले अपने अंजाम से बेखबर अपने अपार्टमेंट में सो रही थी कि इतने में टेड कमरे में दाखिल हुआ और पिछली बार ही की तरह सर पर लोहे का रोड मारने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसे अपने साथ उठाकर ले गया। पहले कैरन पे हमला और फिर लिंडा के गायब हो जाने की वजह से पुलिस भी फिक्रमंद हो चुकी थी, मगर पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी इसका कुछ पता ना चल सका। किसी को पता नहीं चला कि आखिर लिंडा के साथ हुआ क्या। पकड़े जाने के बाद जब टेड ने अपने राज खोले तो जासूसों और इंटरव्यू लेने वाले सहाफियों के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो लिंडा जैसी कई लड़कियों को अपनी कार में अगवा करके सुनसान जगहों पे ले जाता और उनके साथ ज्यादती करता और उन्हें तरह तरह से अजियत देता रहता जब तक कि उनकी मौत वाक़ई ना हो जाती। और यही उसकी तस्कीन ना होती, बल्कि वो मुर्दा पड़े जिस्मों के साथ ज्यादती भी करता, सड़ रही लाशों को साफ सुथरे कपड़े पहनाता और उनका मेकअप किया करता और फिर लाशों को जंगल में छोड़ देता कि जंगली जानवर उन्हें खा जाए और लाश के सड़ जाने की वजह से कोई निशान बाकी ना रहे। उसने मजीद ये भी बताया कि वो लाश के कुछ हिस्से खास तौर पर लाशों के सरों को काट कर अपने साथ घर ले जाता। उसने अपने इंटरव्यूज में 12 ऐसी लाशों का जिक्र किया जिनके सरों को वो अपने साथ ले गया और वो उन सरों को किसी ट्रॉफी की तरह अपने अपार्टमेंट में सजा के रखता। टेड बंडी उन सरों को रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पर रख कर सोया करता। नाजरीन, टेड बंडी पर शैतान कुछ इस तरह से हावी था कि वो अपनी वारदात की हुई जगहों पर बार बार जाता और वहां मौजूद इसकी शिकार की हुई लाशों के साथ दोबारा ज्यादती करता जब तक वो गल सड़ नहीं जाती। अपने पहले कत्ल के बाद उसे लत सी लग चुकी थी। एक के बाद एक हर महीने एक कॉलेज स्टूडेंट लापता होने लगी थी और ये सिलसिला चलता रहा। टेड बंडी बार बार अपनी जगह बदलने लगा। अमेरिका के 7 अलग अलग स्टेट्स में वो वारदात करता रहा।
ٹیڈ بنڈی ہر بار الگ الگ طریقوں سے جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا رہا۔ کبھی وہ کسی لڑکی کو لفٹ دیتا تو کبھی زخمی ہونے کا بہانہ کر کے مدد مانگتا۔ اس کی شکار زیادہ تر کالج کیمپس کی لڑکیاں ہوتی، اسی لیے اس وقت کی میڈیا نے اس انجان سیریل کلر کو کیمپس کلر کا نام دیا۔ کہتے ہیں ہر مجرم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ٹیڈ سے بھی ہوئی۔ 8 نومبر 1974 کو ایک لڑکی جس کا نام کیرول تھا، وہ ایک اسٹور میں شاپنگ کر رہی تھی۔ تبھی ٹیڈ بنڈی وہاں پہنچا اور خود کو ایک پولیس والا بتا کر انٹروڈیوس کروایا اور کیرول کو ہتھکڑی لگا کر اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور کار کو ایک سنسان جگہ پر لے جا کر اپنی کار روک کر کیرول پر حملہ کر دیا، لیکن کیرول کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد کیرول سیدھا پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور انہیں ٹیڈ بنڈی کی کار کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ اب تک پولیس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی سیریل کلر ہے جو کیمپس کلر کے نام سے مشہور تھا۔ اگست 1975 کو اسے ایک بار جب ایک ٹریفک وارڈن نے نارمل روٹین میں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے روکا تو کار چیکنگ کے دوران پولیس کو اس کی کار میں سے عجیب و غریب چیزیں ملی، جس میں گلوز، چاقو، لیڈیز کے انڈر گارمنٹس، رسی، ماسک اور ایک لوہے کا روڈ بھی تھا۔ لیکن اس کے خلاف کسی بھی قسم کا ثبوت نہ ہونے اور اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا، لیکن ٹیڈ پولیس کی نظر میں آ چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایک بار پھر پولیس پکڑتی ہے اور اس بار وجہ تھی اس کی کار۔ دراصل ٹیڈ نے اپنی کار کسی کو بیچ دی تھی۔ کار خریدنے والوں کو کار میں کچھ گڑبڑ دکھائی دی تو انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ہم نے کار ٹیڈ نامی ایک شخص سے لی ہے۔ پولیس اس تک پہنچی اور اسے فوری گرفتار کیا۔ ناظرین، اس وقت ایک پولیس آفیسر جس کو اس لڑکی کے بارے میں یاد تھا جسے ہتھکڑی لگا کر اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی، پولیس والے نے اس لڑکی کو بلا کر جب اس لڑکی کا سامنا ٹیڈ سے کروایا تو وہ فوراً اسے پہچان گئی۔ فروری 1975 میں ٹیڈ بنڈی کو کیرول کے اغوا کے جرم میں 15 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسی کے ساتھ ملک کے الگ الگ اسٹیٹس میں ہوئے ریپ، کڈنیپ اور مرڈر کے سارے کیسوں کی کڑیوں کو اس کے ساتھ جوڑا گیا اور اس کے ڈی این اے کو قتل اور زیادتی کی ہوئی لڑکیوں سے ملایا گیا، تو شروعاتی طور پر ہی 3 لڑکیوں کے ڈی این اے اس کے ساتھ میچ ہو گئے، جس کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ ان لڑکیوں کے قتل میں ٹیڈ بنڈی ملوث تھا۔ اسی دوران ٹیڈ بنڈی کو اسپین کیلوراڈو کی ایک جیل میں رکھا گیا، حالانکہ جیل بھی اسے زیادہ دنوں تک قید میں نہ رکھ سکی، اور جون 1977 کو ٹیڈ جیل سے فرار ہو گیا، لیکن صرف 6 دنوں میں ہی اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسے مزید ہیوی سیکیورٹی والی جیل میں ڈالا گیا، لیکن دسمبر 1977 کو ٹیڈ بنڈی پھر سے ایک بار جیل توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اور ناظرین، اس بار جب وہ بھاگا تو یہ سیدھا فلوریڈا گرلز ہاسٹل میں پہنچا، جہاں یہ ایک لڑکی کے کمرے میں گھسا اور اسے قتل کیا اور اس کی عزت لوٹی، اور پھر وہاں سے نکلا اور دوسرے کمرے میں گیا اور وہاں بھی ایک لڑکی کا گلا موزے سے گھونٹنے کے بعد وہ تیسرے کمرے کی جانب بڑھا اور وہاں موجود لڑکی کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا، اور وہاں سے نکل کر چوتھی اور پھر 5ویں لڑکی کے کمرے میں جا کر اس پہ ظلم کیا۔ اس کے بعد وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور ہاسٹل کے ساتھ ہی موجود ایک سنسان گھر کی جانب بڑھا اور وہاں موجود ایک لڑکی کو نقصان پہنچایا۔ ناظرین، ایک ہی رات میں جیل سے بھاگنے کے بعد اس نے 6 لڑکیوں پر حملہ کیا، جس میں سے 3 مر چکی تھی اور باقی یا تو بری طرح سے زخمی تھی یا فزیکل ڈسیبل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ایف بی آئی نے اسے موسٹ وانٹڈ لسٹ میں ڈال دیا اور اس کے سر پر انعام بھی رکھا گیا، اور آخر کار فروری 1978 کو ٹیڈ بنڈی ایک بار پھر پکڑا گیا، اور اس بار پھر لڑکیوں کے قتل کے جرم میں اس پر فلوریڈا میں ٹرائل چلایا گیا۔ 1979 میں ٹیڈ بنڈی پر چلائے گئے ٹرائل کو ملکی غیر ملکی 250 سے بھی زیادہ صحافیوں نے کور کیا، اور امریکہ کے اتحاد میں ٹیڈ بنڈی پہلا ایسا سیریل کلر تھا جس کے ٹرائل کو نیشنل ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ ناظرین، کہنے میں یہ بات عجیب ضرور ہے، مگر اس وقت وہ کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں تھا۔ میڈیا نے اسے اتحاد کا سب سے زیادہ ہوشیار سیریل کلر بتا کر مخاطب کیا۔ جیل میں اس سے ملنے کے لیے صحافیوں، جاسوسوں، لوگوں اور خاص طور پر عورتوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ جب کورٹ میں ٹرائل شروع ہوا تو ٹیڈ بنڈی نے کسی بھی وکیل کی مدد لینے سے انکار کیا اور اس نے خود ایک پیشہ ور وکیل کی طرح اپنا مدعا رکھا۔ حالانکہ کورٹ نے اس کے لیے 5 ڈیفنس اٹارنی منتخب کیے تھے، اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کے پینترے آزمائے،
यहाँ तक कि कोर्ट इस बात पर भी राजी हो गई कि अगर टेड बंडी महज 3 कत्ल को कबूल कर लेता है तो उसे 75 साल की जेल और उससे आगे मजीद कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। टेड बंडी की डिफेंस टीम ने टेड को इस डील के लिए मना लिया, लेकिन कोर्ट रूम में आखिरी वक्त इस डील से टेड बंडी मुकर गया और अपना मुकदमा चलाए रखने की बात की। इन्हीं कोर्ट ट्रायल के दौरान 1980 में टेड बंडी ने अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड कैरोल बून को कोर्ट में सबके सामने प्रपोज किया और सबके सामने शादी भी की, लेकिन टेड बंडी की लाख कोशिशों के बावजूद किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया और फिर उसके बाद 10 जनवरी 1980 फ्लोरिडा की कोर्ट ने उसे सजाए मौत के रूप में इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाने का हुक्म दिया। नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि टेड बंडी न सिर्फ एक खूनख्वार बल्कि एक चालाक और होशियार शख्स भी था कि ट्रायल के खात्मे के दौरान ट्रायल के जज ने टेड बंडी की वकालत की तारीफ करते हुए ये अल्फाज कहे, It's a tragedy for this court to see such a total waste, I think, of humanity that I've experienced in this court. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. और फिर 1984 में टेड ने आखिरी बार जेल से भागने की नाकाम कोशिश की और जब टेड बंडी को लगा कि अब कोशिश करना फजूल है तो इसके बाद नाजरीन मासूम दिखने वाले इस शख्स ने अपने जुर्म कबूल करना शुरू किए तो दुनिया हैरान रह गई। इसने जेल में उससे मिलने आने वाले सहाफियों को एक के बाद एक 36 लड़कियों के कत्ल के राज बताए। हालांकि इसके पीछे भी टेड बंडी का मकसद कानून को उलझाकर अपनी मौत की सजा को टालना था। वो हर महीने अपने किए जाने वाले एक शिकार की कहानी सुनाता और वारदात की जगह भी बताता ताकि पुलिस इसी काम में उलझी रहे। टेड बंडी पर काम करने वाले सहाफियों और जासूसों की माने तो टेड बंडी ने 100 से भी ज्यादा कत्ल किए हैं और ये भी कहा जाता है कि इसने अपना पहला कत्ल बचपन में ही कर दिया था। 24 जनवरी 1979 को सुबह 7:16 पर 42 साला टेड बंडी को इसके शिकार की जाने वाली लड़कियों के लवाहिकीन के सामने इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर मौत की सजा दी गई। टेड बंडी के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे कोई गिल्ट नहीं है, ना ही सॉरी है, बल्कि सॉरी उन लोगों के लिए जिन्हें गिल्ट होता है। नाजरीन, टेड बंडी के इंटरव्यूज देखे जाएं तो मालूम होता है कि वाकई वो एक शातिर दिमाग का शख्स था। साथ ही साथ उसकी बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि शैतान किसी के भी दिमाग में हो सकता है। वो आपके साथ खान के होटल पे बैठा हुआ आपका दोस्त भी हो सकता है या आपके आलीशान ऑफिस में बैठा हुआ आपका कोलीग। इसका उसके ज़ाहिरी दिखावे, रंग, रूप या उसकी अक्लमंदी से कोई वास्ता नहीं। मेरे हिसाब से उसकी कही जाने वाली कई खास बातों में से एक बात यह भी थी कि कैसे फाहिश फिल्मों की आदत एक मासूम इंसान को जानवर बना देती है। नाजरीन, इस वीडियो के बाद इसी से मुताल्लिक एक और वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टेड बंडी के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चंद पुलिस वालों ने एक और खूनख्वार सीरियल किलर को, जिसने अब तक 50 से भी ज्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतारा था, गिरफ्तार किया। अगर हमारी आज की ये काविश आप नाजरीन को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।